नीम हकीम खतरेजान क्या करते हैं, बाहर वाले पार्ट को धागे से बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाहर वाला पार्ट, अब कोई भी मान लो मैं उंगली में धागा जोर से बांध देते उंगली की ब्लड सप्लाई चली जाएगी, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्लड सप्लाई आ नहीं रहा तो वो कट के निकल जाता है। बट पाइल्स का सोल्यूशन नहीं हुआ, अपने सिर्फ बाहर वाले पार्ट को काटा, अंदर वाला पार्ट तो अभी भी वहीं पे है। ब्लीडिंग ना होना सर क्या कोई अलग पाइल्स है या इसमें कंडीशन है? नहीं, एक्चुअली देखिए ऑल पाइल्स विल इवेंचुअली ब्लीड, है कि किसी में जल्दी ब्लीड करता है, किसी में लेट ब्लीड करता है, बट वो साइज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जितना वो छोटा होता है उतना कम चांसेस होता है ब्लीड करने का, जैसे से वो साइज़ बड़ा होता है ग्रेड 1 से 2, 3 से 4, तो उतना ही वो ब्लीड की चांसेस भी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन के अलावा और क्या इसके जो है कारण है? मेन देखिए कॉन्स्टिपेशन ही होता है वहाँ पे, और कोई हार्ड चीज़ तो जाने का सवाल नहीं होता है। अपने को ज़िंदगी भर उसके ऊपर तो जाना नहीं है, अपने को ट्राई करना है कि खाने पीने में बदलाव से ही अपना काम चलते रहे आराम से। तो सिंपल जो है पानी, सलाद, फ्रूट्स, वो तो ईजिली अवेलेबल है, हर किसी के पास रहता है, तो वो अपन लेते रहेंगे तो आप उसी स्टेज में ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज में ही इसको कंट्रोल में कर सकते हो। क्या सर देर तक जो आजकल ऑफिस में लोग बैठते हैं 10-10, 12-12 घंटे की जो बैठने की जॉब है, डेस्क जॉब है, ये भी इससे भी हो सकता है पाइल्स? अनलाइकली। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे जो है भारत में लाखों लोग पीड़ित हैं, लेकिन शर्म और झिझक के कारण लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकते हैं। इसके बारे में जितने ही मिथ हैं उतनी ही कम इसके बारे में जागरूकता है। ये जानने के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर नितिन झा को। डॉक्टर नितिन झा एडिशनल डायरेक्टर हैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा में। वेलकम सर। थैंक यू अतुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर पाइल्स यानी बवासीर पे बात करने से पहले हम अगर समझना चाहें कि एक्चुअली ये बीमारी है क्या, क्योंकि इसके बारे में रास्ते में बहुत सारे इश्तिहार लगे रहते हैं कि 5 मिनट में छुटकारा पाएँ, 10 मिनट में जो है इसका इलाज करा लें। देखिए एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, काफ़ी लोग इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में मिथ ऐसा है कि उसमें लोग इसके बारे में इवन डिस्कस करने में झिझकाते हैं, और डॉक्टर के पास भी तब तक नहीं आना चाहते हैं जब तक एकदम बिल्कुल कोई और दूसरा ऑप्शन ही ना बचे उनको। उसके पहले वो दुनिया भर के नीम हकीम खतरेजान वाली सब कहानियाँ करके जब बिगड़ जाता है तब फिर अल्टीमेटली सर्जरी के लिए आते हैं। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है जो हम लोग गलती करते हैं वो है मोशन हार्ड होने का। जो कॉन्स्टिपेशन है बहुत ही कॉमन चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली जो सिंपल तरीके से जिसको ट्रीट किया जा सकता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बात को बिगड़ने देते हैं और फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। ये तो सर कॉज हो गया कॉन्स्टिपेशन। एक पाइल्स यानी बवासीर एक जनरल चीज़ है क्या, अगर आम आदमी समझना चाहे अगर तो? सिंपल वे में समझे कि एक गेट है, ठीक है, जैसे अपना NSI एक गेट होता है। अब वो गेट पे 3 बलून लगे हुए हैं, ठीक है। पहले वो बलून छोटे थे, अपन आराम से गेट से क्रॉस कर लेते थे बिना बलून को टच किए हुए भी, पर जैसे से वो कॉन्स्टिपेशन होता है, प्रेशर लगाता है, तो वो बलून और बड़े हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, गेट भी छोटा हो रहा है, बलून ने आधा स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर जब अपन निकलते हैं तो वो बलून फटता है और वहाँ से जो भी उसके अंदर है, ब्लड है या जो भी है, वो बाहर निकलता है। यही सिंपल पाइल्स का ये होता है। तो ये समझ एक इमेजिन कीजिए 3 ऐसे बैग्स हैं जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है और उसका कवर बहुत ही पतला है जो आसानी से फट जाता है और इसलिए वो ब्लीडिंग होता है। और बलून्स बड़े होने का रीज़न क्या हुआ, पहले उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, पर उसके जो मेन होता है कि ये बलून फटने का जो धीरे धीरे उसका साइज़ बड़ा होते आता है, ग्रेड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और अल्टीमेटली फिर एक स्टेज आता है कि जब मोशन हार्ड ना हो रहा हो फिर भी वो आसानी से वो मतलब एक तरह का ब्रेक होता है और उसमें से जो भी ब्लड है वो बाहर निकलता है। कितने तरह के सर पाइल्स होते हैं? पाइल्स एक ही तरह के होते हैं, उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, वो अंदर ही रहता है, बाहर आता ही नहीं है, आपको पता ही चलेगा। अगर आपको ब्लीडिंग हुआ तो आप डॉक्टर के पास आओगे, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, बताया कि हाँ ये ग्रेड 1 पाइल्स है। अगर ब्लीडिंग नहीं हुआ तो ये पार्ट तो स्किप हो गया, ये फेज जो है वो स्किप हो गया। फिर आता है ग्रेड 2 पाइल्स। उसमें क्या होता है, मोशन के बाद जैसे अपन जो भी प्रेशर लगाते हैं उस चक्कर में वो हल्का सा बाहर आता है, पर जैसे मोशन का प्रोसेस खत्म होता है चुपके से अंदर वापस चले आता है, तो फिर बाहर से तो पेशेंट को पता ही चला, ये भी स्टेज स्किप हो गया अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो। ठीक है, अगर ब्लीडिंग होता तो डॉक्टर के पास आप आते, आप हम एग्जामिन करके बताते हैं ग्रेड 2 पाइल्स है। ब्लीडिंग ना होना सर क्या कोई अलग पाइल्स है या इसमें कंडीशन है? नहीं, एक्चुअली देखिए ऑल पाइल्स विल इवेंचुअली ब्लीड, है कि किसी में जल्दी ब्लीड करता है, किसी में लेट ब्लीड करता है, बट वो साइज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जितना वो छोटा होता है उतना कम चांसेस होता है ब्लीड करने का, जैसे से वो साइज़ बड़ा होता है ग्रेड 1 से 2, 3 से 4, तो वो उतना ही वो ब्लीड की चांसेस भी बढ़ जाती है। लोगों में एक गलत धारणा है कि अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है मतलब कि सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्लीडिंग हो तो फिर घबराने की बात है, ऐसा नहीं होता है। जैसे से वो साइज़ बड़ा हो रहा है वो आपको समझ ले कि ब्लीडिंग की तरफ उसको
अपनी गाड़ी जो है ब्लीडिंग की तरफ जा रही है। तो इसलिए साइज़ ना बड़ा हो उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, अगर पहले से पता चले तो। फिर हम ग्रेड 3 पे आते हैं। ग्रेड 3 में क्या होता है, मोशन के बाद हल्का सा बाहर आता है, पर वो अंदर अपने आप नहीं आता है, या तो पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि क्या हम ब्लड उसको या कुछ वो मांसपेशी को? मांस का टुकड़ा समझ लीजिए, अच्छा। एक छोटा सा सॉफ्ट सा, ऐसा समझिए कि इस तरह का कुछ गुद्दा सा चीज़ बाहर आता है। और जब पेशेंट उसको हिस्ट्री थर्ड जो स्टेज 3 होता है उसमें वो उसको पुश कर देते हैं अंदर, तब अंदर जाता है, या कई बार अनजाने में जब हम वॉश करते हैं तो अंदर पुश होता है। और फाइनली एक स्टेज आता है जिसको हम ग्रेड 4 बोलते हैं, जिसमें हम मोशन कर रहे हों या ना कर रहे हों वो बाहर ही लटका रहता है। दैट इज बेसिकली द ग्रेड 4 पाइल्स। और सर इसके कॉज क्या हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत, इसमें जैसे मिथ भी हैं कि बहुत मिर्च खाने से हो जाता है, या देखिए, मिर्च, तेल, घी, इस सब से डायरेक्टली पाइल्स का कोरिलेशन नहीं होता है। खाली क्या होता है कि किसी को मिर्च वो पचता है, किसी को मिर्च नहीं पचता है, तो उसके बाद जो जलन वलन होती है तो उनको लगता है कि अरे सब वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 2-3 और बीमारियाँ होती हैं। बट क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगे, वहाँ मतलब आप समझ रहे हैं कि कहाँ पे, तो सबसे पहले लोगों का दिमाग वही आता है कि वहाँ पे पाइल्स हो गई है। बट वहाँ पे फिशर भी हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो पर पाइल्स का मेनली रीज़न होता है वो कॉन्स्टिपेशन। एक जरा अंतर भी बता दीजिए कि फिस्टुला, फिशर और पाइल्स के सिम्टम कैसे कैसे अलग हैं? जी, सो देखिए, फिशर जो होता है, और दोनों फिशर और पाइल्स दोनों का कारण वही है, हार्ड मोशन होना, ठीक है। अब आप इमेजिन कि जैसे माउथ के अंदर का फील कीजिए कितना पतला स्किन है, बाहर का इतना मोटा स्किन है, वैसे ही उस एरिया का, एनएस के एरिया का भी अंदर का स्किन बहुत पतला होता है। अब अगर मोशन हार्ड आएगा तो निकलते समय वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कट कर देता है, छिल देता है। और मान लो अगर रेगुलरली हार्ड आ रहा है तो रोज छिल रहा है, रोज छिल रहा है, रोज छिल रहा है, तो वो घाव भर नहीं पाता, ठीक है। और उस चक्कर, उसी को हम बोलते हैं फिशर बोलते हैं उसको। और पाइल्स में क्या होता है, वही जो 3 हम बलून्स की बात कर रहे थे ना, वो जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो साइज ग्रेड 1 से 2, 3 से 4 ऐसा करके वो बड़ा लंबा। अब दोनों में मेन फ़र्क क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा पाइल्स में होगा, कम फिशर में होगा, ठीक है। यूजुअली ब्लीडिंग पाइल्स का ऐसा होता है कि जब मोशन हो गया उसके बाद फिर अलग से ड्रॉप बाय ड्रॉप, टप 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 ऐसे करके ब्लड निकलता है। फिशर में क्या होता है, मोशन के साथ हल्का सा चिपका होएगा, अलग से बहुत सारा ब्लड नहीं निकलेगा। दूसरा मेन फ़र्क क्या होता है कि पाइल्स में आपको यूजुअली पेन कम होता है, बड़े बड़े लम्स हो जाते हैं लेकिन पेन नहीं होता है, इसलिए लोग उसको बहुत बहुत डिले करके प्रेजेंट करते हैं, मतलब बहुत लेट तक उसको सहते रहते हैं। फिशर में पेन इतना होता है कि पहली बार जो कट हुआ तो उसमें अगले दिन पेशेंट अस्पताल में रहेगा, बिकॉज वो पेन इतना मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है, ठीक है। तो ये 2 मेन डिफरेंस हुआ। प्लस वहाँ पे जो लंप आता है, जो स्वेलिंग आती है वहाँ पे, वो पाइल्स में भी होता है और मेनली तो, और प्लस फिशर में लेट होता है। जैसे मान लो किसी को बहुत क्रोनिक फिशर है, मतलब 6 महीने 1 साल से चल रहा है कहानी, वो बीच में घाव भरता है, फिर बंद हो जाता है, फिर घाव भरता है, फिर खुल जाता है, तो उस चक्कर में वहाँ की भी स्किन मोटी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सेंटिनल पाइल। तो एक्चुअली वहाँ पे कोई भी लंप जो है, इवन कॉमन लोगों को या इवन नॉर्मल नॉन सर्जन जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल फिजिशियंस होते हैं, उनको लगता है कोई भी स्वेलिंग है मतलब कि पाइल्स है वहाँ पे, तो वैसा नहीं होता। कई बार फिशर के साथ भी स्वेलिंग हो सकता है, जिसको हम सेंटिनल पाइल बोलते हैं। सेंटिनल मतलब संतरी गार्ड। तो वो जो छिल गया था वहाँ पे, रोज छिल रहा है, तो शरीर उसको कोशिश कर रहा है किसी तरह भरने का, तो उसने क्या किया, आजू बाजू के स्किन को बड़ा करके उसको कवर करने की कोशिश करा। ये सब यूजलेस अटेम्प्ट होता है, लेकिन हाँ, उस चक्कर में वहाँ पे एक मांस का टुकड़ा बन जाता है वहाँ पे। तो ये बेसिक डिफरेंस है पाइल्स और फिशर के बीच में। और सर कॉन्स्टिपेशन के अलावा और क्या इसके जो है कारण है? मेन देखिए, कॉन्स्टिपेशन ही होता है वहाँ पे, और कोई हार्ड चीज़ तो जाने का सवाल नहीं होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो हम प्रेशर लाएंगे, प्रेशर लगेगा तो वही जो बलून्स एक एनल कुशन होता है वो सब में रहता है, पर वो इतना छोटा होता है कि आपको बाहर से किसी को पता नहीं चल सकता है। पर वही कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जोर लगाने की वजह से, वो एनल कुशंस बड़े होके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स की तरफ जाते हैं वो। सो इसलिए कॉन्स्टिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी मैं पढ़ रहा था कि आप जो है कमोड पे अगर बहुत देर तक बैठते हैं और फ़ोन चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उससे भी खतरा रहता है पाइल्स एग्जैक्टली का। वो इसलिए लोगों को बैठना पड़ता है क्योंकि बहुत मोशन पास करने में ज़्यादा समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि मोशन अपना हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ मोशन हार्ड होना। मान लो किसी को बहुत बार बार जाने की जरूरत पड़ती है, मतलब एक बार में क्लियर नहीं होता है, 2 या 3 बार जाना पड़ता है तब क्लियर होता है, या बहुत देर तक बैठना पड़ता है और तब क्लियर होता है, तो ये सब भी कॉन्स्टिपेशन का ही पार्ट है। लेकिन इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे वो जो हैबिट होती है कि लोग पेपर लेके बैठते हैं मोशन में, या फ़ोन लेके बैठते हैं मोशन में, तो वो अपने को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। वहाँ आपको कोई शो नहीं अटेंड करना है, वहाँ पे आपको जाके 10-15 मिनट बैठना है, होता है ठीक है, नहीं होता है जब
वापस लगेगा तब जाइए। बट ज़बरदस्ती बैठ के वहाँ पे टाइम पास करना या ज़्यादा देर जोर लगाना कि एक बार में क्लियर हो जाए, वो सबसे बड़ी गलती होती है जिस चक्कर में अपने को पाइल्स पहली बार झेलना पड़ता है। सर जैसे अभी मान लीजिए कि किसी पेशेंट को पेनलेस लंप है वहाँ पे या पेनलेस पाइल्स है, और वो अपने स्टूल को जो है रेगुलरली वॉच कर नहीं रहा है, फिर वो कैसे कैसे पता लगाएगा कि उसको जो है बवासीर हो गया है? देखिए, अगर पेनलेस है तभी लंप तो वहाँ पे फील होगा उनको, ठीक है। अब वो अगर पेन नहीं हुआ तभी अपना काम चल सकता है। कोई देखिए, कोई दवाई नहीं है दुनिया में बनी जो उस लंप को गायब कर दे, ठीक है। अगर ऐसा कोई होता तो दुनिया में सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी अपन बड़े से बड़े पाइल्स होते हैं, 1 या 2 या 3, वो हम दवाई देते और वो गायब हो जाता। तमाम नीम हकीम धागा वगैरह से पता नहीं कैसे एग्जैक्टली ट्रीटमेंट तो करते हैं। धागे में क्या करते हैं ना, जैसे उसका ग्रेड 1 ग्रेड 2 अलग अलग पाइल्स होता है। तो एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड, मतलब इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल, जो बाहर आपको फील होता है या जो बाहर हम देखते हैं वो होता है एक्सटर्नल पाइल्स। अंदर इतना और इंटरनल पाइल्स भी होता है। तब नीम हकीम खतरयान क्या करते हैं, बाहर वाले पार्ट को धागे से बांध देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाहर वाला पार्ट, अब कोई भी मान लो मैं उंगली में धागा जोर से बांध देता हूँ, उंगली की ब्लड सप्लाई चले जाएगी, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ब्लड सप्लाई आ नहीं रहा तो वो कट के निकल जाता है। बट पाइल्स का सोल्यूशन नहीं हुआ, अपने सिर्फ बाहर वाले पार्ट को काटा, अंदर वाला पार्ट तो अभी भी वहीं पे है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन। तो हमें सर्जरी भी ऐसा नहीं कि बस सब पाइल्स है तो तुरंत सर्जरी करना है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है वो छोटा होता है, अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो तो हमें कोई सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर हमें लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़रूरी है। और सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है कि आप देखिए कि दिन भर में आप कितना पानी पीते हो, कितना फाइबर खाते हो, ठीक है। और ये सिर्फ आपके थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करने पे ही आप इस चीज़ को आराम से कंट्रोल में कर सकते हो। मतलब इसका रूट कॉज कॉन्स्टिपेशन ट्रीट करिए आपको पाइल्स में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपका अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, अगर आपको कोई पेन नहीं है, पेन भी होता है इसमें पाइल्स में, लेकिन लेट पेन होता है। बेसिकली जब ग्रेड 4 ग्रेड 3 हो जाता है तो उसके 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो पाइल्स में होते हैं। एक को बोलते हैं ब्लीडिंग, जो कि नॉर्मली ब्लड आना, और दूसरा होता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, वो जो बाहर एक छोटा सा लम्प था जो इतने साल से आप देख रहे थे, आपको कभी ध्यान भी नहीं गया या आपने कभी केयर भी नहीं किया, सडनली 2-3 दिनों में वो एकदम डबल ट्रिपल साइज हो जाता है। फिर कई बार जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो वो सीधा बैठ भी नहीं पाते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, या बैठते हैं तो ऐसे पोजिशन में कि वहाँ पे प्रेशर ना पड़े। ओनली इन दैट केस इट बिकम्स पेनफुल, अदरवाइज पेनलेस होता है, और इसीलिए लोग इतने दिन तक उसको टालते रहते हैं। क्या सर स्टूल कलर भी जो है देखना चाहिए, उसमें भी कुछ लक्षण दिख सकते हैं? ब्लड और कलर से कोई मतलब नहीं है, मेनली ब्लड आया तो वो एक तरह का कंफर्मेशन होता है। प्लस क्या है, देखिए वेस्टर्न जो एक सिंपल चीज़ है, जैसे इंडियन जो स्टाइल था टॉयलेट का और वेस्टर्न जो कमोड होता है, 2 में फ़र्क होता है। अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे आजकल वेस्टर्न ही आपको मिलेगा, ठीक है। बट जो अपने पुराने पूर्वज सब कहते थे जिस पोजीशन में अपन बैठते हैं उसको बोलते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन, वो सबसे बेस्ट पोजीशन होता है मोशन के लिए, और उसी में रुकावट कम होती है तो मोशन आराम से निकलता भी है। बट जो इंग्लिश स्टाइल होता है ऑल्दो कन्वीनियंट होता है, लेकिन वो मतलब मेडिकली का देखा जाए तो वो थोड़ा सा आपके मोशन को क्लियर होने में एक तरह का रुकावट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज वो एंगल गलत होता है वो, ठीक है। उसमें भी आजकल तरीके होते हैं, लोग क्या करते हैं, 1-2 स्टूल वहाँ पे सामने रखिए और उसके ऊपर पैर रखिए तो वो एंगल वापस वही स्क्वाटिंग वाला पोजीशन बन जाता है। तो बेसिकली आपका पोजीशन, आप कितना प्रेशर लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, प्लस आपने डाइट में कितना फाइबर लिया कि नहीं लिया, पानी कितना पिया कि नहीं पिया, बहुत सारा ये सब फैक्टर जो मेन फैक्टर्स होते हैं। तो क्या सर वेस्टर्न में ज़्यादा प्रेशर आदमी लगाता है और उसमें इंडियन में नहीं लगाता? यस, क्योंकि वो एंगल थोड़ा सा गलत होता है, तो आपको अगर मान लो एंगल ही गलत है तो आपको प्रेशर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। और वही चीज़ इंडियन में वो एंगल इतना सही होता है कि वो अपने आप ही इजीली निकलता है बिना आपके एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए हुए। सर क्या जेनेटिक भी होती है पाइल्स? अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक नहीं होता है वो। बेसिकली क्या होता है, देखिए ये खाने पीने की चीज़ें हैं। मान लो मेरे दादाजी को पता था कि हाँ पानी अच्छे से पीना है, सलाद खाना है, फ्रूट्स खाना है, तो वो मेरे पिताजी को बताएंगे, वो मेरे पिताजी को पता हो तो वो मुझे बताएंगे। अगर हमें पता ही नहीं था तो ये सब पार्ट जो है वो भी गलती करते रहे और उनके बेटे भी वही गलती करते रहे, मैं भी वही गलती कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी वही गलती करते रहेगा। तो एक्चुअली जीन्स के साथ रिलेशन नहीं होता है, अपने खाने पीने में कितना हमें पहले से ज्ञान बताया गया है कि नहीं बताया उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक सर पहला सिम्टम अगर इसका अगर आप बताना चाहें कि जब वो डेवलप हो चुका है, सबसे प्राइमरी सिम्टम क्या है? क्या बैठने वगैरह में भी दिक्कत होती है इसमें?
वो लेट स्टेज में होता है। अच्छा। मान लो मतलब बहुत लंप हो गया है, जब वो हम बात करते हैं थ्रोम्बोसिस पाइल का, तब उसमें पेन में आपको मतलब बैठने में दिक्कत हो, अदरवाइज कोई बैठने में दिक्कत नहीं होगी। जो सबसे चीज़ आपको लगेगा कि सबसे पहला सिम्टम समझ लिया कि जो नॉर्मली वॉश करते समय एक फ्लैट सा एरिया था, वो आपको लगेगा कि कुछ वहाँ पे छोटा सा बदलाव गुद्दा सा आया। फील हो रहा है, ऐसा कुछ लंप सा है, स्वेलिंग सा, सॉफ्ट सा स्वेलिंग, कोई पेन नहीं होगा उसको दबाने में, पर एक स्वेलिंग सा लगेगा आपको, ये पहला सिम्टम है। उसके बाद कभी कभी ब्लीडिंग, ठीक है, स्पेशली मोशन हो जाएगा, नॉर्मल मोशन हो जाएगा, उसके बाद फिर ड्रॉप गिरना, ब्लीडिंग, और उस समय कोई खास पेन ना होना, ये सब इनिशियल सिम्टम्स होता है पाइल्स का। उसके बाद फिर वही कॉम्प्लिकेशन सब होते हैं, तो थ्रोम्बोसिस, अगर खून जम गया, खून बाहर निकलता तो आपको दिख जाएगा, और कभी कभी उसी लंप के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो एक तरह का क्लॉट बन जाता है। सडनली वो जो बलून्स छोटे से थे वो सडनली इतने बड़े हो जाते हैं, बिकॉज अंदर क्लॉट भर गया, तो उस चक्कर में वो पेनफुल हो जाता है वो। और सर इसका डायग्नोसिस क्या है? क्या उसमें कोलोनोस्कोपी वगैरह ज़रूरी होती है, क्या बिना उसके भी इसका? नहीं, नॉर्मली कोलोनोस्कोपी डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं होती है। एक तो क्या है, हम जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको डिजिटल पररेटल एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो वो हमें दिख जाता है, पता चल जाता है। प्लस प्रोक्टोस्कोपी होती है, जब हम वहाँ पे एक छोटी सी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे हम देखते हैं। कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी हमें इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हम ये, जैसे मान लो किसी को बड़ा पाइल्स है, ब्लीडिंग हो रही है, सर्जरी के बारे में अब सोचना पड़ रहा है, स्पेशली अगर 40 के नीचे है तो भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर 40 के ऊपर है तो ब्लीडिंग के और भी कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग सिंपल से सिंपल कारण पाइल्स की तरफ, या ख़राब से कारण इवन कैंसर की तरफ। तो इसलिए ब्लीडिंग देख के सबसे पहले वही डर होता है कि कहीं कुछ और खराबी तो नहीं हो रही है। मतलब पाइल्स कैंसर डेवलप हो सकता है पाइल्स से? पाइल्स में कभी कैंसर नहीं होता है, बट अल्टीमेटली ब्लीडिंग आ रहा है पाइल्स में, पर ब्लीडिंग किसी और कारण से भी आ सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, तो वो कैसा पता चला है? अब समझ लिए, इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी पाइप है, ठीक है, जो हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको। अब लास्ट वाले पार्ट में समझ लीजिए 5 सेंटीमीटर में वो पाइल्स की कहानी होती है। वो तो हम उंगली से भी टेस्ट कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, बट मान लो 5 सेंटीमीटर के ऊपर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर कुछ ग्रोथ है, कोई ऐसा मांस का टुकड़ा बन रहा है जो कि एक तरह का कैंसर हो सकता है, वहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अपने को कैसे पता लगेगा कि ब्लड कहाँ से आ रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली तो मोशन के रास्ते से ब्लड निकलेगा, वो चाहे 5 सेंटीमीटर से आ रहा हो या 25 सेंटीमीटर से ऊपर से आ रहा हो। तो इसीलिए आफ्टर 40 व्हेनेवर वी प्लान सर्जरी, मान लो किसी को हमें सर्जरी करनी पड़ी है पाइल्स के लिए, तो इट इज़ मैंडेटरी कि हम लोग उनका कोलोनोस्कोपी एक बार करके देख लें, ताकि ये श्योर हो जाए कि इसके अलावा और कोई दूसरा कॉज नहीं है ब्लीडिंग होने का। तब ना पेशेंट चाहेगा कि ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग आते रहे, ऑब्वियसली ना सर्जन चाहेगा कि ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग होते रहे। तो इसीलिए मैंडेटरी होता है कि 40 के बाद, इसके पहले कि आप सर्जरी के लिए जाओ, कोलोनोस्कोपी करा के फिर हम उसको सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। अब बट इसमें सर डायग्नोसिस करने के लिए कोलोनोस्कोपी करने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें सर इलाज के लिए बहुत सारे मिथ ये हैं कि एक मिथ है कि एक बार आपको हो गया पाइल्स तो लाइलाज है। दूसरा है कि जैसे आप बता भी रहे थे कि हर बार सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि नहीं, सर्जरी जो है होगी होकर रहेगी अगर आपको पाइल्स हो गया तो। इसके ट्रीटमेंट के स्तर क्या क्या हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज में उसका डायग्नोसिस होता है। जैसे मान लो पेशेंट कभी जल्दी आते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ही पता चल जाता है, तो हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे। ठीक है, कुछ हल्का फुल्का लैक्सेटिव रोज नहीं लेना चाहिए ऑब्वियसली, पर कभी कभी जरूरत पड़ी तो ले सकते हैं, बट मेन है खाने पीने का बदल। लैक्सेटिव मतलब पेट साफ करने की पेट दवा? साफ करने की दवाई है, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, इसबगोल से लेके लूज, डिक्रोमेफेन, दुनिया भर की दवाइयाँ होती हैं, बट अपने को ज़िंदगी भर उसके ऊपर तो जाना नहीं है। अपने को ट्राई करना है कि खाने पीने में बदलाव से ही अपना काम चलते रहे आराम से। तो सिंपल जो है पानी, सलाद, फ्रूट्स, वो तो ईजिली अवेलेबल है, हर किसी के पास रहता है, तो वो अपन लेते रहेंगे, तो आप उसी स्टेज में ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज में ही इसको कंट्रोल में कर सकते हो। तो अपनी गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो आपको इवन सर्जन के पास नहीं मिलना पड़ेगा सर्जरी वर्जरी कुछ कराने के लिए। पर जब वो 3rd 4th स्टेज आता है, तब ब्लीडिंग की जो चांसेस है वो बढ़ते आते हैं। कुछ दिन ब्लीडिंग बंद होगा, फिर वापस ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो उस स्टेज में हमें सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। बट उसके अदरवाइज तो ऐसा नहीं कि हर पाइल्स को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और सर्जरी के बाद भी क्या दोबारा पाइल्स हो सकता है? एग्जैक्टली। अब हम आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक मोमबत्ती है यहाँ पे, ठीक है, मोमबत्ती जल रहा है। अब मैंने गलती से अपनी उंगली मोमबत्ती में डाल दी, जलते हुए आग में। मुझे नहीं पता था कि उंगली डालने से उंगली जल, मतलब आग में उंगली डालने से उंगली जल जाती है। जैसे लोगों को पता नहीं था कि ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से पानी ना पीने से, या सलाद ना खाने से, या फ्रूट खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके कारण पाइल्स होता है। ठीक है, वैसे ही मुझे नहीं पता था कि उंगली आग में डालूंगा तो उंगली जल जाएगी, बट एनीवे अब तो जल गई। अब मैं गया अस्पताल, इलाज कराया, मेरी उंगली ठीक हो गई। अब मैं अगर दोबारा वही गलती करूँ, फिर से मैं वही आग में उंगली डालूँ, तो नहीं जलेगा क्या? फिर जलेगा। तो इसीलिए दोबारा बनने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है। अगर हम दोबारा वही गलती करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, तो फिर वापस हमें झेलना पड़ेगा। अगर हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो ये हमें वापस कभी नहीं झेलना पड़ेगा।
बेसिकली आप कह रहे हैं कि फाइबर और पानी जो है ये आपके मोशन में हेल्प करता है, पाइल्स में नहीं। अब मोशन अगर ठीक है तो आपका पाइल्स भी ठीक देखिए, है। मोशन हार्ड होने की वजह से पाइल्स डेवलप हुआ। मोशन हार्ड होने की वजह से पाइल्स के दोबारा बनने की संभावना होती है, तो हम मोशन को हार्ड नहीं होने देंगे। ये तो सबसे पहला ज्ञान हो गया। अब मोशन हार्ड कैसे ना हो, पहले आपके खाने पीने की वजह से। आप पानी अच्छे से पियोगे, सलाद खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन एक क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि अरे प्यास नहीं लगी तो हमने पानी नहीं पिया। ठीक है, ठंडी का टाइम है तो हमने प्यास नहीं लगी, हमने पानी नहीं पिया। मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है आपके पास। हर घर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है लोगों को, बर्तन साफ़ करने, कपड़े साफ़ करने, पोछे लगाने। गर्मी में या सर्दी में या बारिश में वो पानी का क्वांटिटी कम होता है कि जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन देखते हैं अपन कितना एक एक मग जग में संभाल के रखते हैं। जिस दिन आपके पास पानी एक्स्ट्रा आएगा तब आप क्या करोगे, बहाओगे, कहाँ फेंकोगे, गटर में, नाली में फेंकोगे। तो वैसे ही ये भी एक तरह का एक घर है। इस घर को भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी रोज चाहिए होता है। समझ लीजिए कि 2-2.5 लीटर जो है, 2.5 से 3 लीटर रोज चाहिए होता है। अब आप एक्स्ट्रा पानी पियोगे तो वो पानी को वेस्ट करेगा, बाहर निकालेगा। कैसे फॉर्म में निकालेगा, मोशन के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में। यूरिन के फॉर्म में ठीक है, पेशाब हो रही है, पर मोशन के जब फॉर्म में निकलेगा तो मोशन के जब पाइप के मतलब कोलॉन में, इंटेस्टाइन में जो भी मैटर है वो पानी की वजह से सॉफ्ट होकर निकलेगा। तो यही पर्पज़ है पानी एक्स्ट्रा पीने का। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो फिर वही मोशन हार्ड रहेगा। जो लोग होम रेमेडीज़ पूछते हैं उनके लिए बेस्ट होम रेमेडी यही है। एब्सोल्युटली, जितना आप एक्स्ट्रा पानी घर में दोगे उतना ही पानी वो बहाएगा, उतना ही आपके निश्चिंत रहेगी ये सब प्रॉब्लम से। सर, किन लोगों को पाइल्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है? जैसे मैं पढ़ रहा था कि प्रेग्नेंट महिलाएं या बुजुर्ग या किसी बीमारी से आदमी जूझ रहा हो, अगर किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है? देखिए, प्रेगनेंसी में यस, प्रेगनेंसी में क्या होता है, जिसको मान लो पहले कोई पाइल्स नहीं था तो वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में पाइल्स बनने का, स्टार्टिंग होने का चांस होता है। रीज़न क्या होता है, सिंपल है कि जैसे जब यूट्रस बड़ा होता है तो पेट पे एक तरह का दबाव देता है, तो वो दबाव के कारण बैक प्रेशर चेंजेस आते हैं, जिसके कारण वीनस कंजेशन होता है, जिसके कारण वो लम्प्स जो है वो और बड़े होते हैं। यूजुअली फिर जब प्रेगनेंसी हो आती है तो एटलीस्ट पुराने वाले ख़राब स्थिति से बेटर हो जाता है। लेकिन सपोज मान लो किसी को पहले पाइल्स नहीं था, ग्रेड 2 ग्रेड 3 पाइल्स बना, तो प्रेगनेंसी के बाद फिर वो ग्रेड 1 के आसपास चले आता है, मतलब थोड़ा सा रिग्रेस हो जाता है। बट मान लो पहले से किसी को ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स था तो सेकंड प्रेगनेंसी के बाद जो है या फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वो और बड़ा हो जाता है। पर डायरेक्टली अगर हम खाने पीने का तभी भी ध्यान दें तो भी हम इसको रोक सकते हैं। ठीक है, प्लस एज के हिसाब से देखिए, पहले क्या था, हम लोग नॉर्मली देखते थे 30 से मतलब ऑलमोस्ट 40 45 50 के एज में जो है ये अपने को पाइल्स देखना पड़ता था, इतना कि पेशेंट को अस्पताल में आके डॉक्टर का परामर्श लेने की जरूरत पड़े। बट अब इवन 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के लोगों को, बच्चे को देखना पड़ता है इसी पाइल्स पे। कि सिंपल रीज़न ये है कि बचपन से ही फास्ट फूड है, बर्गर है, मैगी है, मैदा खा रहे हैं, सलाद वलाद से तो बहुत दूर रहना है, किसी को जबरदस्ती दे दो फिर भी ना खाए वो बच्चा। तो उस चक्कर में, और प्लस लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है, जल्दी मैगी खिला दिया, बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश, चलो काम खत्म। बट कॉन्स्टिपेशन, वो बचपन से ही अगर कॉन्स्टिपेशन चल रहा है तो यही करते करते ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 वो जल्दी ही प्रेजेंट करना शुरू हो जाता है। तो 18 20 साल में लोग इतने बड़े बड़े पाइल्स लेके घूम रहे होते हैं, तो उनमें फिर हमें सर्जरी की जरूरत जल्दी पड़ जाती है। जो पहले 40-50 साल में जरूरत पड़ती है, उनमें अनफॉर्चुनेटली 20 साल में कभी कभी करना पड़ जाता है। क्या सर, देर तक जो आजकल ऑफिस में लोग बैठते हैं 10-10 12-12 घंटे की जो बैठने की जॉब है, डेस्क जॉब है, ये भी इससे भी हो सकता है पाइल्स? अनलाइकली है, अनलाइकली। देखिए, नॉर्मली ये मिसकंसेप्शन होता है कि हाँ बैठ के पाइल्स हो गया है, बट किसी ऑफिस ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको बैठ के ही काम करना है। आप उठ के भी काम कर सकते हो, चल के भी फिर वापस आके बैठ सकते हो। मतलब अगर मान लो 12 घंटे की ड्यूटी है तो ऐसा तो नहीं कि एकदम चेयर के साथ चिपक के बैठना है अपने को। लेकिन सिर्फ डायरेक्टली बैठने से डायरेक्टली पाइल्स का कोरिलेशन नहीं होता। हाँ, क्या होता है, मान लो किसी को पहले से पाइल्स है तो स्पेशली ग्रेड 4 पाइल्स है, तो एक तरह का मांस का टुकड़ा बाहर निकला हुआ है। अब आप बैठ रहे हो उसके ऊपर, तो उसके पे प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है, तो आपको ध्यान लगा कि अरे बैठ गए बहुत देर तक इसलिए वहाँ पे दर्द कर रहा है। बट एक्चुअली बैठने से वो नहीं बना, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बना। और कॉन्स्टिपेशन इसलिए बना क्योंकि हमने गलती की, पानी कम पिया, सलाद कम खाया, फ्रूट्स कम खाया। वो सारा मूल मंत्र ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जिन्हें पाइल्स हो गया है, जिनको ये बीमारी है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको वॉशरूम जाते टाइम, उनको जो है फ्रेश होते टाइम, उनको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बोले कि वहाँ पे 10-15 मिनट बैठना है आपने, हो जाता है ठीक है, नहीं होता है बाहर आ जाइए। ज़बरदस्ती बैठ के वहाँ पे एक ही बार में कि फ्रेश हो जाएंगे तब ठीक रहेगा, दिन ठीक रहेगा, वो गलती नहीं करना है। और फ़ोन, पेपर, लैपटॉप लेके बैठना तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, अगर आपको उस रास्ते नहीं जाना है तो। नहीं तो जहाँ पे आप अस्पताल और डॉक्टर के चक्कर
10 साल के बाद काटते हैं, और ये सब करते रहेंगे, बैठ के जोर लगाते रहेंगे, तो जल्दी आपको आना पड़ेगा। तो पहला काम है तो वो करना। प्लस बोले कि अलग से मोशन हो ना हो, पर ज़बरदस्ती जोर लगा के मोशन पास करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हरगिज़ गलती नहीं करनी है। अगर अगर हो सके तो इंडियन स्टाइल वाला बेस्ट होता है। अगर वेस्टर्न स्टाइल ही है टॉयलेट, तो भी एक सिंपल थोड़ा सा स्टूल, एटलीस्ट समझ लिए कि 1 फुट का स्टूल रखिए सामने, उस पे पैर रख के फिर बैठिए, तो भी वो एंगल जो है वो बेटर करेगा, ताकि अपने को मोशन में अलग से जोर ना लगाना पड़े। सर अभी जैसे ओपीडी करते हुए और सर्जरी करते हुए आप सबसे ज़्यादा कॉमन क्या देखते हैं, मतलब क्या मिथ देखते हैं, लोग पेशेंट डॉक्टर के पास कब आते हैं, और आप उनको अगर सलाह देना चाहें इसके बारे में कि अपने सिम्टम्स को कब जो है आप इग्नोर ना करें, कैसे आप जो है अभी देखिए ओपीडी करते हुए कैसे देख रहे हैं देखिए इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत एक तो क्या है, हिचकिचाएं नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है इसमें क्या है, पहले सलाह लेंगे तो हो सकता है अपने को पहले ही करेक्टिव एक्शन लेके अपन उस उतना बड़ा होने ही ना दें, तो अब उतना ही फिर आपको सर्जरी वर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मान लो आप पहले से ही हिचकिचा के बैठे हो, उसको और बड़ा कर रहे हो, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग घर में चक्कर खा के गिरते हैं, फिर इमरजेंसी में भाग के आते हैं, फिर पता चलता है हीमोग्लोबिन जो है उनका 4 पहुंचा हुआ है, 6 पहुंचा हुआ है, और उस चक्कर में बेहोश होकर घर में गिर गए। फिर हम उनसे पूछते हैं कि भैया ब्लड वोड कहीं से क्या हुआ, मतलब ब्लड इतना कम कैसे होगा आपका? तो फिर बताते हैं कि हमें 3 महीने से 4 महीने से ब्लड आ रहा है रोज़ मोशन में। तो हम पूछते हैं कि भैया आपने पहले मतलब सलाह मशवरा क्यों नहीं किया? तो वही हिचकिचाहट के चक्कर में। तो ये गलती नहीं करना है। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो एक बार एटलीस्ट सलाह लीजिए, क्या कारण हो सकता है ब्लीडिंग का। और बोलिए याद रखिए, ब्लीडिंग सिर्फ पाइल से नहीं, और भी बहुत ख़राब चीज़ों से हो सकता है। तो एटलीस्ट वी शुड नो कि किस कारण से ब्लीडिंग हुई, फिर अपन उसका देखेंगे कि अभी तुरंत कुछ करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन करना है कि नहीं। और हर पाइल्स को तुरंत सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलरली हो रही है, आप ब्लीडिंग की दवाई जब तक लेते हो तब तक ब्लीडिंग बंद हो जाता है, अब ब्लीडिंग की दवाई बंद करते हो साला फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तो आपको डेफिनेटली सर्जरी के बारे में सोचना पड़ेगा। इलाज बीमारी का अपने चाहने, पेशेंट के चाहने या डॉक्टर के चाहने से नहीं होता है, बीमारी के चाहने के हिसाब से चलना पड़ता है अपने को। बीमारी अपने को जैसे नचाएगी वैसे नाचना पड़ता है, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी। तो इसीलिए बीमारी को उतना बढ़ने ना दें, पहले सलाह मशवरा करें, ताकि हो सकता है अपने को सर्जरी वाली नौबत तक आने ही ना दें अपन उसको। सर क्या ऐसे आपको पेशेंट मिलते हैं जिनको मोटापा हो, इस कारण से पाइल्स हो? क्या मोटापा का कोई रीज़न है? मोटापा भी एक रीज़न होता है, वही प्रेशर बहुत पड़ता है। प्लस क्या है, मोटापा मतलब ये तो बहुत एक छोटा कारण है, मोटापा 10 और बीमारियों का क्या बोलते हैं ये होता है, रूट कॉज होता है। तो मोटापा तो डेफिनेटली अवॉइड होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। एज अ सर्जन सर, आप मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या होता है, और जो सर्जरी आप बता रहे थे कितने तरह की सर्जरी है, और अभी क्या नई तकनीकें आई हैं सर्जरी में? तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि हर पाइल्स में सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्पेशली अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स है, छोटा पाइल्स है, ब्लीडिंग बहुत कम करता है, तो आप वही लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया, खाने पीने का, जैसे मैंने बताया ज़्यादा पानी पीना, सलाद खाना, फ्रूट्स खाना। कुछ मलहम होते हैं वहाँ लगाने के लिए, जैसे स्मूथ ऑइंटमेंट होता है या इनोब्लिस ऑइंटमेंट होता है, वो अपन लोकल सिम्टम में रिलीफ देने में हेल्प करेगा आपको। प्लस सिट्स बात बोलते हैं, मतलब एक बड़ा सा टब लेके गुनगुना पानी भर के उसमें बैठना, तो एक तरह का सिकाई होता है, तो वो भी आपको वहाँ पे सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। कुछ ना कुछ अगर मान लो खाने पीने के बावजूद भी मोशन हार्ड आ रहा है, कभी कभी हमें लैक्सेटिव, जो मोशन को सॉफ्ट करने की दवाइयाँ होती है, वो यूज़ करना पड़ता है। ओवर द काउंटर बहुत सारे इसबगोल हो गया, क्रेबाफिन हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो और प्लस हम अगर जोर नहीं लगाएंगे तो अपना काम चल सकता है। ये सब जब तक अगर ब्लीडिंग नहीं है तब आप आराम से इन्हीं चीज़ों से काम चला सकते हो। लेकिन अगर ब्लीडिंग भी हो रही है या वहाँ पे पेन हो रहा है, तब आपको सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। स्पेशली एक दवाई हम लोग डेफ्लॉन यूज़ करते हैं जो इनिशियली ब्लीडिंग में हेल्प करता है, बट अगर मान लो बार बार उसकी ज़रूरत पड़ रही है अपने को, तो हमें डेफिनेटली सर्जरी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सर्जरी करने की नौबत आती है तो पहले हम उसको ओपन हेमोरेक्टमी बोलते थे, मतलब पूरा मस्से ही काट के निकालते थे। तो पहले दिन से वो मस्से तो गायब हो जाते हैं, लेकिन वो ज़ख्म होता था, वो काफ़ी दिन तक परेशान करता था, ड्रेसिंग के लिए आपको बार बार आना पड़ता था। ऑब्वियसली वहाँ पे ज़ख्म है तो पेन भी करता था। तो आज के दिन में अपन ओपन सर्जरी जो है वो यूजली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस एंटिल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़े हेमोरेज, तभी हमें उसमें ऑपरेट करना पड़ता है ओपन सर्जरी से। अदरवाइज़ आज के दिन में हम इसको MIPH बोलते हैं या स्टेपलर बोलते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें हम बाहर से कोई काटापीटी नहीं करते हैं, बाहर से कोई जख्म ये नहीं क्या है, होता थोड़ा है। इसको आम आदमी को समझाना होगा हाँ, सर। तो ये सिंपल है ये कि टर्म क्या है? हाँ, इसको MIPH, मिनिमली इन्वेजिव प्रोलैप्स्ड, मतलब प्रोसीजर फॉर प्रोलैप्स हेमोरॉइड।
मिनिमली इन्वेसिव मतलब जिसमें सबसे कम काटापेटी हो, कोई ज़्यादा मतलब चीराफाड़ी ना हो। प्रोलैप्स हेमोरॉइड मतलब वही जो हेमोरॉइड जो बाहर आके आया हुआ है, तो ठीक है, ये बहुत टाइम टेस्टेड है, पिछले 20-25-30 साल से चल रहा है। जो जो डिसएडवांटेज थे ओपन सर्जरी के, वो सब इसमें अपने को नहीं झेलना पड़ता है, ठीक है। और एक दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, अगले दिन घर जाते हैं। घर में कोई क्या पट्टी उट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक बार हम 7 दिन के बाद बुलाते हैं आपको, और फिर सीधा सीधा 1 महीने के बाद बुलाते हैं। तो दैट इज़ आज के दिन में बेस्ट एंड टाइम टेस्टेड दिस थिंग। लेज़र होता है, लेज़र से हम वही एक लेज़र का तार होता है, उसे हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स में जो है एक वो तार डाल के अंदर से वो नसों को जलाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक तरीका होता है। बेसिकली देखिए, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तब तक आप बिना सर्जरी के काम चला सकते हो। अगर ब्लीडिंग हो रही है, रेगुलरली हो रही है, कुछ दिन बंद हुआ दवाइयों से, फिर वापस शुरू हो गया, तो अपने को डेफिनेटली सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। सर, आप एक कहावत कह रहे थे कि नीम हकीम खतराए जान शुरू में। इससे परेशान होकर के इस इलाज से आपके पास पेशेंट आते हैं कि जो इनके पास खूब घूम टहल के आते हैं, बिल्कुल। क्या सलाह अ, देना चाहेंगे इनके बारे में आप? देखिए, पहले के ज़माने में जब ये ओपन सर्जरी का ही ऑप्शन था, तो अपने पास बैंडिंग, स्क्लेरोथेरेपी और इस तरह के और 2-3 तरीके होते थे, जो हम ट्राई करते थे कि वो मस्से को काटना ना पड़े, ताकि वहाँ पे ज़ख्म कम हो और ज़ख्म में पेन कम हो। अनफॉर्चुनेटली जब ये सब ये इनफैक्ट फॉर्चुनेटली जब ये MIPHS स्टेपलर आया, तो ये सब तरीके सब ऑब्सोलीट हो गए। बट ये सब तरीके बहुत जल्दी क्वैक्स ने पकड़ लिया। वहाँ पे अभी भी बैंडिंग करते हैं, धागा बांधते हैं, इंजेक्शन डालते हैं। बट ये सब जो है क्या बोलते हैं, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार वाली बात होती है। तो ये रिकरेंस रेट ये सब में ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे करा के कुछ दिन में फिर परेशान होकर फिर आते हैं, और प्लस अगर वहाँ पे कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया, कभी कभी इंजेक्शन के चक्कर में वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वही छोटा सा काम जो है वो और बड़ा काम हो जाता है। तो वो सब डेफिनेटली अवॉइड हाँ, करना उन्होंने चाहिए। सर्जरी की पढ़ाई तो की नहीं है, जनरल जो है एग्जैक्टली सीख करके देख एग्जैक्टली। तो करके। इसीलिए बोला कि मतलब अगर आपको सर्जिकल रिलेटेड चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो आपको यू शुड मीट ए सर्जन। अगर मेडिकल रिलेटेड चीज़ों का प्रॉब्लम, यू शुड मीट ए फिजिशियन। बट जिनको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसके पास डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए। तो बात को बिगाड़ के सुधारने के बजाय बात को बिगड़ने ना दिया है, उतने उसी में भलाई है। उम्मीद है हमने सर सारे क्वेश्चन जो हैं पाइल्स से जुड़े हुए। तो आपने देखा, आपने सुना कि पाइल्स के बारे में मिथ क्या हैं, इससे जुड़े क्या भ्रम हैं, और क्या ज़रूरी बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, क्या लक्षण हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका इलाज कितना सरल है, और इससे जुड़ी जो भ्रांतियाँ हैं वो क्या क्या हैं। उम्मीद है आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। शुक्रिया।